हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 10 के लिए जो गणित पढ़ाने वाले हैं वो है अध्याय 3, जिसका नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण योग। धीरे से समझेंगे बात को। क्या होता है समीकरण। देखिए, अपने बहुपद के बारे में पढ़ा था, 3x + 4 ऐसा कुछ लिखा गया हो। और समीकरण कहता है कि अगर बराबर आप 0 लगा देते हैं, यानी कि बराबर का चिन्ह दिखाई दे रहा हो जिसमें भी, वही समीकरण कहलाता है। और युग्म मतलब होता है जोड़ा। ठीक है। अब यहाँ पे जो चैप्टर रहेगा उसमें समीकरणों का आपको जोड़ा मिलेगा। जोड़ा मतलब दो समीकरण साथ में आएंगे, साथ में वो समीकरण होंगे कैसे, रैखिक होंगे। रैखिक मतलब घातीय अधिकतम एक रहेंगी और साथ में दो चर राशियों वाला होगा। तो ऐसा कुछ रहेगा तो जिसमें हमको मिलेगा 3x + 4y + 7 = 0। एक समीकरण ये हो जाएगा। और 2x + 3y - 1 = 0 कह सकते हैं। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। पास में चिड़िया लड़ रही हैं जिसकी आवाज़ आपको बहुत ज़ोर से आ रही होगी। और अब जान लेते हैं इसके मानक रूप के बारे में, क्योंकि जो मानक रूप होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि उसी जनरल आइडिया पे सारे समीकरण बनते हैं। अब इनको a1x + b1y + c1 = 0 करके रिप्रेजेंट किया जाता है पहले वाले को। a2x + b2y + c2, ठीक है, बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो गया, ये इसका मानक रूप हो गया। तो मानक रूप और समीकरण आपने समझ लिया। अब बात करते हैं उनकी जो महत्वपूर्ण है। मेरी बात यह है कि जो इस प्रश्नावली में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वहाँ भी एक लंबी सी सवाल लिखी होगी, जिसके आधार पर आपको इन दोनों समीकरणों को बनाना होगा और उसके बाद समीकरणों को हल करना होगा ग्राफीय रूप से। और इनको हल करने का जो तरीका है, ग्राफ में बदलने का जो तरीका है, वो अपने कक्षा 9 में पढ़ रखा है। एक बार को हल्का सा दोहरा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये, अगर इस समीकरण को हम उठा के लिखते हैं यहाँ पे 2x + 3y - 1 = 0, तो कक्षा 9 में सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए मिलता है, कहा जाता है कि अब यहाँ पे x का मान बताइए y के पद में। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। तो x का मान अगर y के पद में निकालना है तो दो x ही रहते हैं, एक उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 उधर जाके -3y हो जाएगा। और x का मान निकालना है तो 1 - 3y/2 हो जाएगा। तो ये हो गया x का मान y के पदों में। ठीक इसी का उल्टा y का मान और आपको मिल जाता है x के पदों में। इसी का ठीक अपोजिट काम भी होता है और वो भी आपको पता होना चाहिए कि 2x + 3y - 1 = 0 दिखाई दे रहा है। तो 3y = हो जाएगा 1 उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, 2 उधर जाने के बाद -2x हो जाएगा। और यहाँ पे y बराबर क्या मिल जाएगा, 1 - 2x/3। तो ये जो चीज़ें हैं समझ में आ गई आपको। तो इतना सब कुछ हो गया, आपने समझ लिया कि x का मान y के पदों में, y का मान x के पदों में कैसे लिखा जाता है। ये लिखना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आपने 9 में देखा ही था कि कैसे हमें हल करना होता है। हमें बॉक्स बनाना होता है और जिसमें हमको वैल्यूज़ अपने से पुट करनी होती है। x और y की x की वैल्यू एक चर राशि की मान हम रखते हैं, दूसरे चर राशि का मान हमको मिलता जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे x यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस साइड में x दिखाई दे रहा था। x बराबर हम वैल्यूज़ अपने से मानेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर मिल जाएगा 1 - 2 × 1/3 और 1 - 2 का नाम 2/3, 1 में से 2 घटाने पर -1/3, तो यहाँ पे -1/3 प्राप्त हो गया। तो समझ में आया। यहाँ पे आपने देखा कि जब ऐसा कुछ दिखाई दे तब बाकी हम x का मान 1 2 3 4 और 0 - 1 2 3 4 कुछ भी मानते जा सकते हैं। एक स्थिति ये बनती है जब आप x का मान y के पदों में लिख चुके हो तो अब आपको यहाँ पे y की वैल्यू दिखाई दे रही होती है। तो इसमें भी वही सेम डिब्बा बनता है, x y आप उसी कंडीशन में लिखेंगे। बट बात ये होती है चूँकि यहाँ पे y दिखाई दे रहा है तो y बराबर आपको मानना होता है। तो y बराबर आप 1 2 3 कुछ भी मानेंगे तो x का जो वैल्यू मिलेगा वो ऊपर रख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल y बराबर हम यहाँ पे 1 मानते हैं, तो जब y बराबर हमने 1 लिया, ये देखिए हमने 1 लिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 3 का नाम 3 रह जाएगा बटे 2 है। 1 में से 3 घटाने पे क्या मिल जाएगा, -2/2 हो रहा है। काटने के बाद क्या मिल जाएगा, -1।
यानी क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, ऐसे भी हल कर सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आपको इसी तरीके से हल करना है या फिर इस तरीके से हल करना है या इस तरीके से करना है। लेकिन बस आपको ध्यान देना है, समझना है और इतना यकीन रखना है कि मतलब अच्छे से समझ के चलना है कि आप क्या कर रहे हैं। हमने आपको कारण बताया कि हमको यहाँ पे चर राशि x दिखाई दे रही है, यहाँ पे x की कुछ वैल्यू रखेंगे तब y की वैल्यू मिलेगी, यानी हम यहाँ पे x के वैल्यू मानने वाले हैं तो हमने x का मान माना है। और यहाँ पे समझना है क्योंकि y यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो y का मान अगर हम कुछ मानेंगे तो x का मान कुछ प्राप्त होगा। तो ऐसा किया जा सकता है। तो ये दोनों एक ही समीकरण के हल हैं, एक ही समीकरण के हल हैं, तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, कुछ दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो इन्हीं का प्रयोग करने वाले हैं। हालांकि हम यहाँ पे दोनों चीज़ों को आगे नहीं प्रयोग करेंगे, किसी एक चीज़ का ही प्रयोग करेंगे। आमतौर पे हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, हर जगह यही बताया जाता है, लेकिन हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं यथास्थिति, जैसे हम देखेंगे। और एक चीज़ बता दें कि रहेगा क्या कि आपको प्रश्न लंबा सा लिखा रहेगा और उसमें 2 चर राशियों के 2 चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा या फिर उसके बारे में नहीं पता होगा, उन्हीं को x और y आपको मानना होगा। तो अब बात कर लेते हैं हल करने के तरीके के। हल करने के मूल रूप से 2 तरीके आपको दिए जाते हैं। एक होता है आलेखीय विधि, जो आप इस वीडियो में सीखेंगे। दूसरा होता है बीजगणितीय विधि, और बीजगणितीय विधि को और आगे कई वीडियोस में बारी बारी से सीखा जाएगा, क्योंकि बीजगणितीय विधि 3 प्रकार से मुख्यतः काम करती हैं। एक होती है पहले तो प्रतिस्थापन, ठीक है, और प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। ये मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं जिन पर आपको काम करना होता है। और अलग अलग वीडियोस में हर एक के लिए अपनी एक अलग एक्सरसाइज है, तो वो हम तब देखेंगे। आलेखीय विधि भी यहाँ पे पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से हल नहीं की गई, इसमें एक पहलू को आपको हल कराया गया, बाकी अगली चीज़ों को अगले वीडियो में हल कराया जाएगा। तो आलेखीय विधि से हल करने का मुख्य तरीका क्या रहता है? मुख्य रूप से आपको आलेख खींचना रहता है। आलेख मतलब होता है चित्र बनाना। चित्र बनाने का मतलब होता है ये कार्तीतल को समझना। आपने इसको कई जगहों पे देखा है, आपने देखा है इसको निर्देशांक ज्यामिति में, और जब बिंदुओं को 2 बिंदुओं को x और y मतलब इनको जब रिप्रेजेंट करता होता है तो हम इसी पे करते हैं। तो ग्राफ इसे आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे तीर बनाना महत्वपूर्ण होता है। इसको आप x लेते हैं, इसको x डैश लेते हैं, ये y हो जाता है, ये y डैश हो जाता है। बीच वाले मूल बिंदु कहते हैं, उसको 0 ओ माना जाता है और इसका निर्देशांक 0 0 होता है। ये आपको पता होगा। तो बता रहे हैं धीरे धीरे आपको पता होगा, ये हम कहने की आदत है, क्योंकि आपने 9th में इसको पढ़ा है तो समझ में आ रहा होगा। तो इस पे ही हमको बिंदुओं को रिप्रेजेंट करना होता है। ये x अक्ष की धन दिशा है, ये ऋण दिशा है, y अक्ष की धन दिशा, y अक्ष की ऋण दिशा। और आपने ग्राफ कॉपी देखी होगी तो वहाँ पे खाने बने रहते हैं। अब चूँकि अपने पास ग्राफ कॉपी नहीं है, तो इस पे ही हम बनाने का प्रयास करेंगे अपनी कॉपी में सीधे सीधे पटरी की सहायता से। तो भी मूलभूत चीज़ें जान लेते हैं कि यहाँ पे जो निशान होते हैं, इधर से बराबर दूरी पे आगे की ओर चलते चले जाते हैं। हर एक दिशा में जो ये खानों की लंबाइयाँ होती हैं वो समान होती हैं। ऊपर भी, ठीक है, उतना ही बड़ा रहेगा, नीचे भी उतना ही रहेगा। और यहाँ पे इसको आसानी से खींचने का तरीका ये है कि आप 1 सेंटीमीटर पे यहाँ से 1 0 रखें, फिर 1 2 3 4 ऐसे खींचते चले जाए, इधर की ओर भी, ऊपर भी, नीचे भी। 1 सेंटीमीटर का खाने की जब डिस्टेंस रखेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो ये चीज़ें हमने समझी। अब बात समझते हैं कि यहाँ पे बिंदुओं को कैसे रखा जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे हल किया, यहीं पे हल किया, हमें ये एक बिंदु प्राप्त हुआ। x बराबर -1 दिखाई दे रहा है, y बराबर 1 दे रहा है। इसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो भैया हमको x, देखिए हमको बिंदु में दिखाई दे रहा है x की जगह पे -1, y की जगह पे अपना +1 दिखाई दे रहा है। तो गलती होगी थोड़ी सी, -1 +1 दिखाई दे रहा है, इसी को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले बात तो हमको x को देखना है। x अच्छा ये दिखाई दे रहा है, इसमें इधर की ओर जाएंगे तो +1 +2 मिलता जाएगा, इधर की ओर जाएंगे तो माइनस मिल जाएगा। तो ये -1 हो गया, ये -1 है। और y इसको देखना है। अब y पे क्या हो रहा है,
अगर +1 है तो ऊपर की ओर जा रहा है, माइनस की है तो नीचे की ओर। तो +1 की बात कर रहा है तो प्लस ऊपर 1 खाना जाएंगे। तो इसके और इसके, इस दोनों बिंदुओं के सीधे में अगर आप मिलान करेंगे तो ये बिंदु प्राप्त होता है। तो यही बिंदु, ये लाइनें महत्वपूर्ण नहीं है, ये बिंदु महत्वपूर्ण है, यही बिंदु है -1, +1। ठीक है, तो ऐसे ही बिंदुओं को दिखाना होता है। दिखाने के बाद कई बिंदु जब एक ही रेखा के लिए एक ही समीकरण के लिए मिल जाते हैं तो उनको जब मिलाते हैं तो एक सरल सी रेखा, सीधी सी रेखा प्राप्त होती है, जिसकी वजह से उन्हें रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें समझ में आने के बाद आई होप कि अब हमें प्रश्नावली पे चलना चाहिए। तो आइए प्रश्नावली के पहले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 1। आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी और 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी होगी। इस स्थिति को बीजगणितीय और आलेखीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न आपकी किताब में है, एनसीईआरटी की किताब में, बड़े आराम से आप उसको धीरे धीरे से पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले शर्त के अनुसार। बात को समझते हैं। आफ्ताब और उसके पुत्र की बात की जा रही है, दोनों की आयु के बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही है, तो दोनों की आयु को हमको मान लेना होगा। तो हल करते वक्त हमको सबसे पहले शुरुआत करनी, देखिए आपको जानना होगा कि क्या चीज़ें यहाँ पे नहीं मालूम है। आफ्ताब की आयु और उसके पुत्र की आयु नहीं मालूम है, तो यही चीज़ को हमको मानना पड़ेगा और हमको लिखना पड़ेगा। माना जो आफ्ताब है वो पिता है, पिता की आयु आपको मान लेनी चाहिए क्या है, x वर्ष मान लेते हैं। और जो पुत्री है, जो उसकी बेटी है, उसकी आयु कितनी है वो आप मान लीजिए y वर्ष है। इतना मानने के बाद पहली शर्त पे आ जाते हैं 7 वर्ष पूर्व। देखिए भैया 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। जो पिता है उसकी आयु क्या होगी, पिता की आयु क्या होगी ये थोड़ा बताइए। तो जैसे आप अभी 10 साल के हैं, 7 साल पहले कितने होंगे, फिर 2 साल पहले कितने होंगे, 2 साल पहले कितने के रहेंगे तो उसमें 2 से घटा देंगे तो आपको 8 पता चल गया होगा। तो ऐसे ही पिता अगर x का है तो 7 साल पहले मतलब 7 वर्ष का था वो। और जो अगर पुत्री की बात की जाएगी तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, वो y वर्ष की है अभी, 7 वर्ष पहले इतनी, उसमें से 7 घटा दीजिए, इतने वर्ष की रही होगी। अब जो शर्त कह रही है या फिर जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार कहते हैं, प्रश्नानुसार ये क्या कहा जाता है वो ध्यान से समझते हैं। प्रश्न ये कहता है कि पिता जो है वो पुत्री का 7 गुना था, तो इधर पिता लिख लेंगे, उधर पुत्री लिख लेंगे, चाहे जिधर आप लिख लें कोई बात मतलब नहीं है, उसका ज़्यादा कुछ फ़र्क इफेक्ट नहीं पड़ता है, बीच में बराबर लगा देंगे। और बस ये कहना है कि कौन 7 गुना है, तो पिता ज़्यादा है पुत्री कम है, जो कम है उसमें 7 से गुणा कर दीजिए भैया, ताकि ये बैलेंस बराबर हो जाए। अब ये समीकरण बनकर तैयार हो गया है, इसको थोड़ा सा फिनिशिंग करना बाकी है। x - 7 बराबर 7 से अंदर गुणा करते हैं 7y - 7 से 49 हो जाएगा। 7 को देखिए 7y को उधर भेज देंगे, -7 को उधर भेज देंगे, तो x - 7y हो जाएगा। ये देखिए -49 पड़ा हुआ है, ये 7 उधर आकर +7 हो जाएगा। घटाने के बाद कितना हो जाएगा, -42। x - 7y ये जो आपको मिल जाएगा, पहला समीकरण मिल जाएगा। बीजगणितीय रूप में जो व्यक्त करने की बात की जा रही थी वो व्यक्त हो चुका है, पहला समीकरण बन चुका है। दूसरे समीकरण की बात कर लेते हैं, जहाँ पे कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी 3 साल बाद की बात कह रहे हैं। जो पिता है उसकी आयु कुछ बढ़ जाएगी अभी से। पिता की जो आयु है वो कितनी है अभी, वो तो अभी हमने x मान के रखी है। 3 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 3x + 3 का हो जाएगा। और अगर बात करें उसकी पुत्री की आयु की, तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी बताइए आप भाई, अभी वो y की है, 3 साल बाद +3 हो जाएगी। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, इतना सिंपल सा लॉजिक इसमें लगाना है, ज़्यादा कुछ जोड़ना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। और जो प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार आ जाते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इधर पिता को रख दीजिए, उधर पुत्री को रख दीजिए। और जो कह रहा है कि पिता कह रहा है कि मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा, तो जो अभी तुम्हारी आयु है उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो मेरी आयु के बराबर हो जाएगी बेटिया। तो ये ऐसा कहता है और इसमें हम 3 से गुणा करा देते हैं। 3 से अंदर गुणा कराएंगे तो 3y + 3 × 9 हो जाएगा। इधर x + 3 दिखाई दे रहा है, इस 3y को इधर लाएंगे, 3 को उधर पहुंचा देंगे। x - ये 3y हो जाएगा बराबर, वहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, ये 3 उधर जाने के बाद -3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, मैंने 9 लिख दिया गलती से। x - 3y बराबर हो जाएगा 9 में से 3 घटाने पर क्या, 6। ये क्या होगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और बीजगणितीय रूप में जो व्यक्त करने की बात की जा रही थी वो व्यक्त हो चुका है।
अभी क्या करना है, आलेखी रूप में व्यक्त करने के लिए हमें इसको हल करना होगा। हल करने के लिए हमें हर एक समीकरण को हल करना होगा। हम यहाँ पे समीकरण देख लेते हैं। x - 7y बराबर -42 दिखाई दे रहा है। ये पहला समीकरण है। पहले समीकरण को थोड़ा सा अच्छे से हल करना है। यहाँ पे y का मान x के पदों में लिखना ज़्यादा बेहतर काम होता है। यहाँ पे -7y दिखाई दे रहा है, ये -42 है। ये x को उधर भेज देंगे तो -x, इसके आगे प्लस है, उधर जाके -x हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस दिखाई दे रहा है। देखिए भैया यहाँ पे -7y दिखाई दे रहा है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 42 प्लस x हो जाएगा, जो कि माइनस माइनस कट जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस ये 42 दिखाई दे रहा है और बटे 7 हो जाएगा। और ऐसे में जो ये आपका समीकरण है, मतलब वो लगभग तैयार हो गया है। किस में रखने के लिए, ये बॉक्स में रखने के लिए, ताकि आपको क्लियर आंसर मिल सके। एक्स वाई हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने यहाँ पे एक्स रखा है, तो जब एक्स रखा है तो हम एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ रखेंगे और वाई की अलग अलग वैल्यूज़ हमको प्राप्त होगी। एक्स की वैल्यू सबसे पहले हम 0 रख देते हैं। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 42 में देखिए एक्स बराबर 0 पर आपको क्या मिल जाएगा, y बराबर 0 प्लस 42 हो जाएगा, बटे 7 हो जाएगा। 42 से 0 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, 7 से भाग करेंगे 7 छंग 42 यानी 6 मिल जाएगा। और आप ध्यान देखेंगे तो अगर यहाँ पे आप एक रखेंगे तो 42 से 43 हो जाएगा। 43 7 से कटता नहीं है, तो वो कटने वाली गिनती नहीं प्राप्त होगी। तो कटने वाली गिनती प्राप्त करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि x बराबर आप 7 का पहाड़ा ही रखिए। 7 पर x बराबर 7 पर क्या हो जाएगा, x बराबर आप जब 7 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 42 बटे 7। 42 और 7 जोड़ने पर 49 हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे तो 7 से 49 यानी कि क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। और ऐसे ही x बराबर आप यहाँ पे 14 रख सकते हैं, ठीक है, और -7 भी रखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे -7 रख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -7 प्लस 42 बटे 7 दिखाई दे रहा है। 42 में 7 घटाने पर कितना मिल जाता है, 35 मिल जाता है। और 7 बचे 5 7 35 यानी 7 बार 4 5 बार 4 है। और यहाँ पे अगर हम y बराबर क्या, x बराबर -7 रख दें तो y बराबर क्या मिल जाता है, हमको 5 मिल जाता है। 3 मान काफ़ी है, चौथे की ज़रूरत नहीं है, इतना पर्याप्त है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या रखा था, x - 3y रखा था, बराबर 0 रखा था। ये हमारा समीकरण हमने ये प्राप्त किया था। यहाँ पे भी हम y की वैल्यू ही निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर काम बनेगा हमारा। तो 6 x को उधर भेज देते हैं, -x हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस आगे दिखाई दे रहा है, तो हम इस माइनस को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, तो -3y ऐसे रहने देते हैं। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए इसके पास माइनस है, इसके पास माइनस नहीं है, तो इनका क्या होगा, चिन्ह उलट मतलब बदल जाएगा। ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, उलट के लिख सकते हैं। ये परफेक्ट काम होता है। y बराबर क्या हो जाएगा, x - 6/3 हो जाएगा। ये हमारा पूरा एक अच्छा रूप बन चुका है। और इसमें अब क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यूज़ रखते हैं। हमको 3 वैल्यूज़ ही चाहिए मैक्सिमम, और ठीक है, मैक्सिमम की बात नहीं है, मिनिमम 2 वैल्यूज़ में हम काम कर लेते हैं। 3 अगर वैल्यू ले लेते हैं तो बेहतरीन काम हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना सब कुछ समझ में आने के बाद हम चलिए x के अलग अलग वैल्यूज़ रखते हैं और देखते हैं क्या होगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर काम पड़ेगा। x बराबर 0 पर हमें क्या प्राप्त होता है, y बराबर क्या प्राप्त होता है, 0 - 6/3 प्राप्त होता है। 0 में 6 घटाने पर -6 हो जाएगा, बटे 3 करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमको -2 मिल रहा है। और ऐसे ही अगर आप 1 रखेंगे तो 1 में से 6 घटाने पर 5 हो जाएगा, जो कि बटे वाली गिनती हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 रखें तो ज़्यादा बेहतर काम कर जाएगा। x बराबर 3 पर आपको क्या मिल जाएगा, y बराबर क्या मिल जाएगा, 3 - 6 बटे 3 मिलेगा ना। 3 में से 6 घटाने पर -3 मिल जाएगा, बटे 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 रखने पर आपको क्या मिल जाता है, -1 मिल जाता है। और ऐसे ही अगर x बराबर आप 6 रख देते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, y बराबर क्या मिल जाएगा, 6 - 6 बटे 3। 6 में 6 गया 0, बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी कि 6 रखने पे क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। तो ये बेहतरीन काम हो चुका है और आपको ढेर सारी वैल्यूज़ प्राप्त हो चुकी हैं। ये पहले समीकरण के लिए, ये दूसरे समीकरण के लिए, दोनों समीकरणों को हमको ग्राफीय रूप से हल करना है, आलेखीय रूप से हल करना है। तो आलेख बनाने के लिए कार्तीय तल पे चलते हैं। तो आलेख बनाने के लिए हमने यहाँ पे कार्तीय तल को बना लिया है। 2 रेखाएं खींचे हैं, दो जो एक दूसरे के बीच में 90 अंश का कोण बनाती हुई हैं। एक दूसरे यहाँ पे जहाँ पे काट रही हैं वहाँ पे O हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे x डैश हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे y डैश हो जाएगा। अंकों को रिप्रेजेंट करना यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं 1 2 लिख करके थोड़ा सा कंजूसी कर रहा हूँ। आई थिंक
क्योंकि हमें कितना कितना रिप्रेजेंट करना है वो हमें पता होना चाहिए। हमने देख लिया है 7, 6 और ये सब कुछ मिला है हमको, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे बड़ी गिनतियाँ मिली हैं, तो हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा बेहतर काम करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम 2, 4, 6, 8 और 10 मान लें तो ज़्यादा बेहतर काम करता है। तो ये -2, -4, -6, -8, -10 लेंगे। यहाँ पे +2, 4, 6, 8 और 10, -2, -4, -6, -8 थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बिंदुओं को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु उठाते हैं जो हमने यहाँ पे देखा था, वो मिला था 0,6, x पे 0, y पे 6, 7,7, -7,5। तो पहले 0,6 देखते हैं। देखिए x पे 0 है, x पे हम यहाँ पे 0 रहते हैं, ना इधर जाता है ना इधर, x पे 0 और y पे 6, ये मिल जाता है x पे 0, y पर 6। तो 0,6 दिखाई दे रहा है। दूसरा है 7 पे 7, यानी x पे जाते हैं 7, 6 और 8 के बीच में 7, और ऊपर जाते हैं 6 और 7 के बीच में 8, मतलब 6 और 8 के बीच में 7। तो ये इसके बीच में यहाँ पे कहीं मिलता है। अगर ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो ज़्यादा परफेक्ट एकदम सटीक उत्तर मिलता है। और x पे -7 और y पे हमको कितना मिल रहा था, कितना मिल रहा था, 5। तो x पे जब -7 जाते हैं तो y पे हमको मिल रहा है 5 हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये ऐसा कुछ हमको प्राप्त होता है। और अगर हम इसको लाइन अप करना चाहें, एक रेखा पर दिखाना चाहें, तो हमको एक सरल सी रेखा प्राप्त हो रही है, ये कुछ इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पे ले लिया था कितना, 7 पे 7, यहाँ पे -7 पे 5। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो, लेकिन ग्राफ कॉपी में जब खींचा जाए तो एकदम परफेक्ट बनता है। हालांकि इस कॉपी में भी हम अच्छा बनाते हैं, या फिर कोई भी बना सकता है, बट अभी बन जा रहा है, ऐसे थोड़ा सा ख़राब ही लग रहा है। अब ये पहली रेखा हो चुकी है, दूसरी रेखा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना बाकी है। तो पहली रेखा जो है x -7y बराबर कितने हैं, -42 है। इसका समीकरण हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा सम देखते हैं। तो अगर आप दूसरा देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 0, -2, 3, -1 और 6,0। तो हम यहाँ पे देखते हैं x पे 6, y पे 0, ये हो गया 6,0, और 0, -2 था, यानी x पे 0, y पे -2, x पे 0, y पे -2, ये हो गया 0, -2, और था 3 पे -1, x बराबर 3, y पे -1, यहाँ पे कहीं मिलेगा 3, -1। तो ये एक सीधी रेखा में मिल रहे हैं। अगर हम इनको मिला देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो कुछ ऐसे लाइन जा रही है जो कि ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। हालांकि ये ज़्यादा उतना परफेक्ट नहीं बन रहा है। अब ये लाइन एक दूसरे को जाकर कहीं बहुत लंबे पे एक दूसरे को काटेंगी। ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगी वही आपका आंसर होगा, और वहीं पे हमको उत्तर मिलेगा। अब आप अगर अध्ययन की किताब में इस प्रश्न का हल देखें, हल तो वही सेम चीज़ जैसा हमने किया वैसा ही इन्होंने भी किया है, चित्र भी वैसे ही बना है। बस यहाँ पे ग्राफ में इनको अंकों को थोड़ा सा देखिए 5, 10, 15, 20 करके रिप्रेजेंट किया है, छोटा छोटा लिखा है। यहाँ पे 5, 10, 15, 20 करके लिखा है, और इसके बाद जब लाइनों को एक दूसरे को खींचा बढ़ाया तो एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं। यहाँ पे देखेंगे 40 के सीध में, 42 के लगभग में, और इधर 12 के लगभग में जा रहा है। और जब यहाँ पे एक दूसरे को मिल रहा है तो ये जो x की वैल्यू है पिता का आयु हो गई 42, और ये जो y जो दिखाई दे रहा है ये पुत्र की आयु हो गई 12, ये वर्तमान आयु इनकी हो गई है। हालांकि आपको केवल आलेख खींचना था, तो जो भी हमने खींचा है कॉपी में वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो प्यारी दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें खरीदी हैं 1,300 रुपये में। स्थिति को बीज करती है और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें प्यारी सी चीज़ जो हमको नहीं पता है वो है बल्ले का दाम, और जो कि हम मान लेते हैं 100 रुपये, और एक गेंद। देखिए एक बल्ले का मूल्य हो रहा है और यहाँ पे एक गेंद का मूल्य हो रहा है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें एक एक वाला हम यहाँ पे ले रहे हैं,
और ये y रुपये का ले रहे हैं। अब यहाँ पे 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी गई हैं, तो भैया प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा भैया, 3 बल्ले हैं तो 3x और 6 गेंदें हैं तो प्लस 6y, ये कुल दाम हो गया जो कि 3900 के बराबर होगा। और ये गिनती 3 से कट रही है तो काट देते हैं। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, y 3 का नाम 3, 3 3 9। तो इतना समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। तथा दूसरी शर्त के अनुसार जो कह रहे हैं कि 1 बल्ला और 3 गेंदें खरीद रहे हैं, तो 1 बल्ले का दाम ये हो गया और 3 गेंदों का दाम ये हो गया। और जो खरीद रहे हैं कितने रुपए में, 1300 में इसको खरीद रहे हैं, तो 1300 में इसको खरीद रहे हैं। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण हो गए, बीजगणितीय रूप में जो बनाना था बना दिया। अब इसको हल करना है। हल करने के बाद हमको यहाँ पे हलवा भी खाना है। नहीं, गलत हो गया। x + 2y = 1300 जो दिखाई दे रहा है समीकरण नंबर 1। इस समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व करना है। x बराबर आप यहाँ पे कर रहे हैं 1300 - 2y कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे x रखते हैं, यहाँ पे y रखते हैं, यहाँ पे 1 2 गया। चूँकि यहाँ पे 1300 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे 1 2 रखने से काम नहीं चलेगा, 100 200 रखने पे काम चलेगा। तो y बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा, 100। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 1300 - 2 × 100। 1300 में 200 घटाएं कितना मिल जाएगा, 1100। तो y बराबर जब 100 रखा तो यहाँ पे 1100 मिल जाएगा। तो 200 रखेंगे तो 2 दूनी 400, तो इसमें घटाने में कितना मिल जाएगा, 900। और 300 रखेंगे, 3 दूनी 600, जब इसमें 600 घटाएंगे तो वो 700 मिल जाएगा। ये परफेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरे समीकरण के लिए आ जाएंगे जो कि है x + 3y = 1300 है ना। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1300 - 3y। अब यहाँ पे अब डिब्बा बना लेंगे बड़े प्यार से। डिब्बा बनाने के बाद यहाँ पे x और यहाँ पे y छाप देंगे। 3 ठो मान निकालने हैं मैक्सिमम। अब यहाँ पे y दिखाई दे रहा है तो 100 रख दीजिए, y टिक के 300। 1300 में जब 300 घटाया जाएगा तो 1000 मिल जाएगा। 2 रखेंगे तो 200 रखेंगे, 3 दूनी 600। जब 1300 में 600 घटाया जाएगा तो यहाँ पे 200 रखा था, 600 घटाया जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, 700 मिल जाएगा। और यहाँ पे 3 रखा जाएगा, 3 3 का 900। जब 900 घटाया जाएगा तो 400 प्राप्त हो जाएगा। तो इतने प्रकार के हमको प्राप्त हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे जल्दी से कार्तीय तल। कार्तीय तल बन करके रेडी हो गया है। यहाँ पे x दिख रहे हैं, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश। और यहाँ पे गिनतियों को हमको 100 लेना है, 200 लेना है, 300 लेना है, 400 लेना है। क्योंकि सस्ते वाला काम अपन यहाँ पे करते नहीं हैं, हमेशा महंगा काम करते हैं। सॉरी, -100 लेना है, 200 - 300 - 400। यहाँ पे 100 200 300 400 और ये 500। यहाँ पे -100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600। हमने सभी बिंदुओं को दिखा दिया। अब इसको शो करना है। अब भाई देखो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम, x पे लेना है 1100 आएगा, तब y पे 100, यानी y पे 100 जा रहे हो तो आगे जाना पड़ेगा 1100 आगे। तो 1100 तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। 200 देख लेते हैं, 900 दिखाई दे रहा है, 900 भी काम नहीं चल रहा है। 700 दिखाई दे रहा है, 300 दिखाई दे रहा है, यानी x पे 700 y पे 300, x पे 700 y पे 1 2 300। इसके सीध में जाएंगे तो यहाँ पे कहीं दिखाई देगा। अच्छा, हमको ये कम पड़ रहा है, इन दोनों से कोई काम नहीं बना, तो एक ही हम 400 रख लेते हैं। 400 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 800 हो जाएगा। 1300 में 800 घटाने पे हमको क्या मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। तो हमने x पे 500 देखा और y पे कितना दिखाई दिया, 500 x पे देखा, y पे दिखाई दिया 400, x पे 500 y पे 400। हमको कुछ यहाँ पे बिंदु मिल जाएगा। और 2 ही बिंदु हमको यहाँ पे अभी मिल रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बस चुपचाप इसे मिला देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। दूसरा है अभी यहाँ पे भी 300 पे 400, 200 पे 700, 700 है अपना x पे और 200 है y पे। तो यहाँ पे ये बिंदु मिल रहा है। और 400 पे 300, 400 पे 300, ये रहा बिंदु। ठीक है, तो ये बिंदु मिल गया है।
अब इसको हम ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद ये आगे जाके कहीं भी मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सवाल थोड़ा सा ग्राफ छोटा रह गया। अब ये अरेंज की किताब में सॉल्व किया गया है। यहाँ पे 200, 400, 600, 800, 1200 लिया है। अगर ऐसा लेते तो परफेक्ट हो जाते। यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 700 लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन चूँकि यहाँ पे नहीं हो पाया अपना चित्र, तो दोबारा प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फ़िलहाल हम प्रयास नहीं करने वाले हैं, बात को आगे बढ़ाने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। और ये आपकी प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है जो कि हमें हल करना है। कह रहे हैं 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको इसका बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ये वही पुराना सा काम है। तो वही पुराना सा सेब है आपका, और 1 किलो सेब का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये है। और जो अंगूर है उसका जो दाम है वो कितना है, y रुपये पर kg है। और यहाँ पे जो पहले शर्त बन रही है प्रश्नानुसार कहेंगे 2x, 2 किलो सेब का दाम 2x है और 1 किलो अंगूर का दाम y बराबर कितना मिल जाएगा 160 रुपये। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। और साथ ही 1 महीने बाद जा रहे हैं तो 4 किलोग्राम सेब यानी कि 4x प्लस 2 किलोग्राम अंगूर यानी कि 2y बराबर कितना जा रहा है 300 रुपये। ये दोनों सभी गिनतियाँ 2 से कट रही हैं तो काट देंगे तो 2x प्लस y बराबर 150। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। दोनों इक्वेशन हो जाने के बाद, बन जाने के बाद, बीजगणितीय रूप में बदल जाने के बाद आपको इसमें सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन को लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर आपको 160 दिखाई दे रहा है। y बराबर आप करेंगे 160 माइनस 2x और बॉक्स बना लेते हैं और चीज़ों को रखते हैं। x बराबर 1 रखने से कोई काम नहीं बन रहा है, 10 रखो। ठीक है, सस्ती चीज़ है, मस्त देखो भैया, 10 रखो। 10 दुनिया 20, 160 में 20 गया कितना बचेगा 140। तब पर भी बड़ी गिनतियाँ मिल रही हैं। 20 रखो, 20 दुनिया 40, 120 मिल जाएगा। 30 रखोगे तो 30 दुनिया 60, यहाँ पे 100 मिल जाएगा। इतना पर्याप्त है। ठीक है, और वो चीज़ें जो डिटेल्स लिखी जाती हैं इतना रखने पर, जैसा कि पिछले वाले सवाल में देखा, वो आपको तो करना ही है। बाकी अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है 2x प्लस वाई बराबर 150। और यहाँ पे आपको करना ही रहेगा कि y बराबर कर देते हैं 150 माइनस 2x कर देते हैं। अब की बारी x की वैल्यू रखेंगे। पिछली बार भी तो x की वैल्यू ही रखे थे, ठीक है, तभी भी रखा था, अभी भी रखना ही है। तो ये रहा x, यहाँ रहा y। x की वैल्यू यहाँ पे 10 रखते हैं, 10 दुनिया 20, 130 मिल जाएगा। और 20 रखेंगे, 20 दुनिया 40, यहाँ पे 110 मिल जाएगा। 30 रखेंगे, 20 यहाँ 60 हो जाएगा, 150 में 60 घटाने पर 90 मिल जाएगा। इतना काफ़ी है। और अब बहुत आसान, बहुत समझदारी के साथ हम यहाँ पे काम करने वाले हैं ताकि हमारा परफेक्ट काम बने। हम यहाँ पे 20, 40, 60 और 80, 100, 120 और 140 लेने वाले हैं ताकि कोई गलती ना हो। -20, -40, -50, नहीं 60, -80 इतना पर्याप्त है। 20, 40, 60, 80, -20, -40, -60, -80 परफेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं x पे 10, y पे 140, x पे 10 ये रहा, y पे 140। अरे प्रभु, 100, 120, 140 यहाँ पे कहीं प्राप्त होगा ये पहला वाला बिंदु जो कि होगा 10, 140। दूसरा है 20 पे 120 है, 20 पे ये रहा, 20, 40, 60, 80, 100, 120 यहाँ पे कहीं पे मिलेगा 20 पे 120। तीसरा है 30 पे 100, ये रहा 30 पॉइंट और ये रहा 100 पॉइंट। ठीक है, ये रहा 30 पे 100। ठीक है, परफेक्ट। बिंदुओं को थोड़ा सा ख़राब दिखाया है यहाँ पे,
ग्राफ होता तो ज़्यादा बेहतर दिखाते, लेकिन आप एक अंदाजन लेके चलिए और ये लगभग सही जा रहा है। दूसरा लेते हैं जो कि आप देख सकते हैं 10 पे 130, 20 पे 110, 30 पे 90। तो 10 पे 130, 130 ये तो अपना 140 लिए थे, 130 यहाँ पे कहीं नीचे पड़ेगा, और 20 पे 110, 20 पे 110, 120 लिए थे 110, और 30 पे 90, तो 30 पे 90 जा रहा है, तो कहीं पे इतना मिलेगा। तो ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये लगभग हो रहे हैं, और इनको एक मिला देंगे सीधी रेखा नुमा, तो कुछ ऐसा जाएगा जो एकदम पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, लगभग पैरेलल ही पूरा बनेगा, हालांकि थोड़ा सा ख़राब बना है पर ठीक है, पैरेलल ही बनेगा। और ये हो गया भाई, ये रेखाएं दोनों समांतर प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से इनका जो बीजगणितीय रूप में निरूपण है और ज्यामितीय निरूपण दोनों ही आपने देख लिया। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी।